गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि बैंकों के द्वारा किस प्रकार साख दिया जाता है और बैंक किस प्रकार साख का निर्माण करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि साख पत्र क्या होते हैं, क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट जिनके आधार पर बैंकों के द्वारा साख प्रदान किया जाता है। एक तरह से ऋण प्रदान किया जाता है और उनको उधार दिया जाता है। इसमें हम साख पत्र में विशेषकर जो हम डिटेल में अध्ययन करेंगे वो साख प्रमाण पत्र, लेटर ऑफ क्रेडिट का डिटेल में अध्ययन करेंगे, जिसका प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आयात निर्यात में किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि साख पत्र होते क्या हैं। साख पत्र उन लेखों से होता है जिनके आधार पर साख अथवा ऋण का आदान प्रदान होता है। विनिमय के माध्यम के रूप में साख पत्र भी मुद्रा के समान कार्य करते हैं, इसलिए साख मुद्रा कहते हैं। किंतु साख मुद्रा और मुद्रा में कुछ अंतर है। एक तो मुद्रा लीगल टेंडर होती है। इसमें सामान्य स्वीकृति का गुण होता है, हर आदमी से आसानी से स्वीकृत करता है, जबकि साख पत्रों को कानून मान्यता प्राप्त नहीं होती है कानूनी रूप से, और वे केवल विश्वास पर ही चलते हैं। मुद्रा का चलन देशव्यापी है, पूरे देश में मुद्रा का चलन है। जैसे बैंकों के द्वारा नोट हैं, सिक्के हैं, हर व्यक्ति उसको एक्सेप्ट कर लेता है बिना किसी उसके, जबकि साख पत्रों का क्षेत्र प्रायः सीमित रहता है। इनको विशेषकर व्यवसाय वगैरह में ही प्रयोग में किया जाता है, उधार लेन देन में, उधार बिक्री वगैरह में। और मुद्रा सरकार अथवा केंद्रीय सरकार द्वारा निर्मित की जाती है। मुद्रा केंद्रीय बैंक द्वारा निर्मित की जाती है, सरकार निर्मित करती है, तो इसलिए उस पर विश्वास ज़्यादा होता है। जबकि साख पत्र जो होता है वो निजी व्यक्तियों अथवा बैंकों द्वारा जारी किए जाते हैं। ज़्यादातर साख पत्र जो है, अगर लेटर ऑफ क्रेडिट की बात करें तो बैंकों द्वारा जारी किए जाते हैं, और निजी साख पत्र जो है वो निजी व्यक्तियों द्वारा भी जारी किए जाते हैं। मुद्रा में एक रूपता होती है, सिक्का हमेशा एक जैसा ही दिखेगा, नोट, जबकि साख पत्र अलग अलग प्रकार के होते हैं। मुद्रा का मुक्त हस्तांतरण होता है, इजीली आप किसी भी व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर सकते हो, माल कुछ भी खरीदते हो उसके लिए मुद्रा दे देते हो। जबकि साख पत्रों के हस्तांतरण के लिए उसका एंडोर्समेंट करना पड़ता है, पीछे साइन करके कि इसके पक्ष में उसका एंडोर्समेंट किया गया है। प्रमुख साख पत्र जो हम प्रयोग में लाते हैं, चेक है। चेक ये आप जब हम बैंक वगैरह करेंगे उसमें हम डिटेल में, जब बैंकों में, कॉमर्शियल बैंक में आपने डिटेल में पढ़ा होगा कि चेक क्या होता है, विनिमय बिल के बारे में पढ़ा होगा, प्रतिज्ञा पत्र क्या होते हैं। तो इसको जस्ट ब्रीफ में मैं आपको बताती हूँ क्या होते हैं। तो चेक भारतीय एक तरह से नेगोशिएबल होते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, और एक्ट के अनुसार बैंक में जमा करने की वाला व्यक्ति को अपने बैंक के लिए लिखित आदेश होता है कि जिसमें वे बैंक को ये आदेश देता है, मतलब बैंक के उसका खाता होता है और बैंक को ये आदेश देता है कि चेक में जो भी रकम है उसमें लिखित रकम उसमें जो व्यक्ति का नाम है या उसके धारक को प्रदान कर दी जाए, तो उसे क्या कहते हैं, चेक। तो चेक एक तो लिखित में होता है, चेक का भुगतान बिना किसी शर्त के होता है, चेक सदा उस बैंक के नाम लिखा जाता है जिसमें उसका खाता होना जरूरी है, भुगतान की रकम स्पष्ट अक्षरों में लिखी जाती है, उस पर आहर्ता के साइन भी होते हैं। डिपॉजिटर जो व्यक्ति ड्रॉअर है जिसने चेक लिखा है उसके साइन होने जरूरी है, ठीक है। और चेक का भुगतान उसमें निर्देशित व्यक्ति है जो भी उसका बीरर है उसको कर दिया जाता है। चेक का हस्तांतरण करने के चेक के पीठ पर हस्ताक्षर से जो शब्द लिखे रहते हैं उसे चेक का बेचान भी कहते हैं। उसके नेक्स्ट है विनिमय बिल ऑफ एक्सचेंज, है ना। विनिमय बिल भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें लिखने वाला व्यक्ति जो बिल ऑफ एक्सचेंज लिखता है वाले के द्वारा हस्तांतरित होता है, जिसमें किसी व्यक्ति को एक शर्तरहित आदेश देता है लिखने वाला व्यक्ति कि निश्चित रकम किसी व्यक्ति को उसके आदेशानुसार व उसके पत्रवाहक को दे दी जाए। मतलब जो व्यक्ति उधार बेचता है, सेलर, वो बिल लिखेगा जिसने उधार खरीदा है, सपोज, है ना, उस डेटर्स के नाम, कि उसकी पेमेंट या तो वो उसको कर दे जिसने माल बेचा है, या जो भी उसका बीरर है, अगर उसको बाद में एंडोर्समेंट हो जाता है तो उसके नाम उसका भुगतान कर दिया जाता है। तो 3 पक्ष होते हैं। एक तो ड्रॉअर होता है, आहर्ता जो बिल लिखता है वो लेनदार होता है, ठीक है, क्रेडिटर वो आदेश देता है। दूसरा ड्रॉई जिस पर बिल लिखा जाता है वो एक्सेप्ट करता है, मतलब वो ज़्यादातर देनदार या ऋणी होता है जिस पर बिल लिखा जाता है। और जिसे बिल का रकम का भुगतान प्राप्त करता है वो होता है पेई। आहर्ता आधार दोनों एक भी हो सकते हैं, और उसका एंडोर्समेंट हो चुका है तो दोनों अलग अलग होते हैं। तो यह भी लिखित भी होता है, यह एक बिना शर्त आज्ञापत्र होता है, ऋणदाता द्वारा ऋणी पे लिखा जाता है। इस पर ऋणदाता अथवा आर्ता के हस्ताक्षर होते हैं। इस पर ऋणी के भी हस्ताक्षर होते हैं, जो एक्सेप्ट करेगा उसको तो अवश्य होने चाहिए। बिल का भुगतान मांगने पर निश्चित अवधि में समाप्ति पर कर दिया जाता है।
और लिखी गई रकम निश्चित होती है कि बिल का भुगतान किसी विशेष व्यक्ति अथवा उस आदेश प्राप्त व्यक्ति अथवा वाहक को ही किया जाता है। ठीक है। तीसरा है प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट अगर आप देखें तो ये प्रतिज्ञा पत्र है, इसमें उल्टा है, इसमें जो डेटर्स हैं वो एक प्रोमिसरी मतलब वचन देना जैसे होता है ना, वो प्रॉमिस करता है कि मैं इतना भुगतान उस समय पर उक्त व्यक्ति को कर दूंगा। तो प्रतिज्ञा पत्र एक लिखित प्रपत्र होता है जिसमें लिखने वाला इसमें अंकित लिखे हुए व्यक्ति के या पक्ष को जिसका भी उसका अगर नाम लिखा हुआ है या उसके आदेशानुसार या उसके वाहक को कोई भी है बिना किसी शर्त के प्रतिज्ञा करता है कि इस प्रकार कि मैं इसका भुगतान कर दूंगा। तो इसे प्रोनोट कहते हैं। इसमें दो पक्ष होते हैं, एक तो लिखने वाला जो प्राय ऋणी होता है, डेटर्स है, वो लिखेगा, और दूसरा प्राप्त करता है जिसको भुगतान प्राप्त होता है। तीसरा नेक्स्ट है हुंडी। हुंडी का जो प्रयोग है वो भारतीय साख पत्र है। इसका चलन देश में लगभग 10वीं बहुत पुरानी शताब्दी से होता आया है। अब इसका प्रचलन थोड़ा कम हुआ है। इसका कोई निश्चित रूप नहीं होता। हुंडी भारतीय विनिमय पत्र के अनुसार के अंतर्गत भी नहीं आती, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ठीक है। इसका कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ना होने की वजह से इसको आप एक्सेप्ट कर मतलब इसको कई बार कम प्रयोग में लाया जाता है। तो ये भी दो प्रकार की हो सकती है। दर्शनी हुंडी जिसको मांगने पर भुगतान कर दिया जाता है, मुद्दती हुंडी एक निश्चित समय बाद भुगतान किया जाता है। तो दो तरह से हुंडी प्रयोग में लाते हैं। उसके नेक्स्ट है बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट ज़्यादातर आपने इसका नाम भी सुना होगा। बैंक ड्राफ्ट क्या एक ऐसा साख पत्र है जिसे बैंक अपनी किसी शाखा अथवा किसी अन्य बैंक को लिखित में आदेश देता है कि ड्राफ्ट में जो लिखी राशि है मतलब बैंक से बैंक पर लिखा जाता है, जो रकम है उसमें लिखित व्यक्ति के नाम या उसके आदेश पे किसी को दे दी जाए। जैसे कि हम ज़्यादातर इसका प्रयोग में आते हैं, जैसे हमें फीस भरनी है तो जहाँ एडमिशन कराया है स्कूल या कॉलेज का जो भी नाम है वो अगर बैंक ड्राफ्ट चाहते हैं तो बैंक में जाकर हम उतनी राशि जमा करा देते हैं, उसका बैंक ड्राफ्ट बनाते हैं, उसके नाम बनवाते हैं और बैंक जो स्कूल या कॉलेज है उस जिस बैंक के नाम वो ड्राफ्ट बना है उससे भुगतान प्राप्त कर लेता है। तीसरा है साख प्रमाण पत्र। हम ये डिटेल में पढ़ेंगे। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है। ये किसी व्यक्ति या फॉर्म मतलब बैंक द्वारा किसी अन्य व्यक्ति या फॉर्म ऑफ बैंक पर लिखा जाता है। ये भी कि इसमें पैसे नहीं जमा कराने पड़ते पहले, है ना, कि वह प्रार्थना करता है कि पत्र में अंकित व्यक्ति को निश्चित रकम का भुगतान कर दिया जाए। ठीक है। एक लिखित तिथि लिख दी जाती है, उसी और रकम उसी तिथि तक प्रदान की जाती है। ये दो प्रकार के होते हैं। साधारण जो किसी एक बैंक या एक व्यक्ति के नाम में लिखा जाता है, और चलायमान सर्कुलर लेटर ऑफ क्रेडिट जिसे बोलते हैं, जो एक साथ ही बैंक की विभिन्न शाखाओं तथा संबंधित बैंकों को लिखा जाता है। मतलब विभिन्न स्थानों पर ऋण की रकम प्राप्त प्रमाण पत्र की पीठ पर लिख दी जाती है। मतलब विभिन्न स्थानों पर अगर कोई व्यक्ति बाहर विदेशों में घूमने जा रहा है तो अलग अलग एरिया में अलग अलग उस पर लिख दी जाती है कि कितना है, और वहाँ पर जो भी संबंधित शाखा है उससे वो भुगतान प्राप्त कर लेता है। बुक क्रेडिट ये जनरली मतलब इसमें कोई बुक में एंट्री होती है, जो आपके खाते हैं उसमें एंट्री कर दी जाती है। किसी को उधार माल बेचा जाता है तो उसको या कोई बैंक ऋण देता है तो दी गई रकम को खाते में लिख दिया जाता है। साख के लिए कोई अलग से कोई पत्र नहीं, कोई रुका नहीं लिखा जाता, हुंडी या जिसे, और उसके लिए विधानिक रूप से स्वीकार कर लिया जाता है। आदमी में व्यापारी किताबों के साथ बहुत अधिक लोग अधिक प्रयोग करते हैं। प्राय इस प्रकार के ऋणों को आपसी लेन देन द्वारा ही समायोजन कर लिया जाता है। मतलब आपने किसी से उधार खरीदा 300 रुपये, उसको 200 रुपये उससे उधार खरीदा है, ठीक है, 200 रुपये का माल बाद में बेचा है तो 100 रुपये का आपको बाद में जो भी उसका भुगतान कर देते हैं। और इसका प्रयोग बैंकों के भी आपसी लेन देन के में किताबी द्वारा किया जाता है, और उसको समायोजन गृह क्लियरेंस हाउस बने हुए हैं आरबीआई के द्वारा, जो बैंकों के आपसी लेन देन का जो किताबों का इसी प्रकार इस साख के द्वारा ही करते हैं। यात्री चेक का प्रयोग यात्री द्वारा किया जाता है। उन्हें प्रस्तुत करने पर जारी करने वाले बैंक की किसी भी शाखा से वो रकम वसूल कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड आजकल प्रयोग में आने लगा है कि अगर कुछ भी आप शॉपिंग करते हैं या कुछ खरीदारी करते हैं तो बैंक जिससे खरीदारी कर रहे हैं वो आपको उधार देता है, और वो बैंक से वो पैसा जो बेच रहे हैं माल उससे पैसा प्राप्त कर लेता है क्रेडिट कार्ड में। तो क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड भी दिए गए हैं, उसमें वो बीज वगैरह खरीद लेते हैं, और इसका क्रेडिट कार्ड का भुगतान एक निश्चित तिथि पर वो जो व्यक्ति है जो क्रेडिट कार्ड प्रयोग कर रहा है वो बैंक को कर देता है।
इसमें ब्याज वगैरह नहीं लगता, लेकिन अगर देरी से भुगतान किया जाता है, समय पर नहीं किया जाता, तो ब्याज प्राप्त करने का अधिकार बैंक को होता है। ट्रेजरी बिल्स जो होते हैं वो सरकार के द्वारा होते हैं। सरकार को अल्पकाल के ऋण की आवश्यकता है तो ट्रेजरी बिल जारी करता है। ये 3, 6 और 9, 12 महीने की अवधि तक ही होते हैं। निश्चित अवधि के बाद के समाप्त होने पर इनका भुगतान सरकार से प्राप्त कर लिया जाता है। इसके लिए सरकार जनरली टेंडर मांगती है और जिस टेंडर में ब्याज व दर कम मांगी जाती है, बट्टे की दर डिस्काउंट कम होता है, उसी को बेच देती है। और बट्टे की रकम जो भी ऋणदाता है पहले से काट लेता है। अगर 100 रुपये और 5% बट्टा है तो 95 रुपये का ही ट्रेजरी बिल बैंक को जो है वो ऋण एक पैसा दिया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिटेल में कि साख पत्र क्या होते हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होते हैं। साख पत्र बैंक द्वारा लिखित प्रतिज्ञा पत्र है जिसमें वह माल के विक्रेता को वचन देता है, जिसने माल बेचा उसको वचन देता है कि वह साख पत्र की शर्त अनुसार लिखे गए विपत्रों का भुगतान कर देगा, बशर्ते कि खरीदे गए माल संबंधी अधिकार पत्र ऐसे विपत्रों के साथ संलग्न कर दिए गए हैं। मतलब साख पत्र एक लिखित प्रतिज्ञा पत्र है बैंक के द्वारा, जिसे बैंक या अन्य कोई वित्तीय संस्था माल का विक्रेता, जनरली इसमें अगर हम ये विदेशी बैंक के प्रयोग में आता है, अगर निर्यात करता है ना, वो साख पत्र की शर्तों के अनुसार खरीदे गए माल के अधिकार पत्र अगर वो जमा करा भेज देता है कि उसने माल अगर जहाज़ से आ रहा है तो माल भेज दिया है और सारे बिल वगैरह, तो भुगतान विपत्रों के साथ सबूती करने में भुगतान का वचन देता है, उसको भुगतान प्राप्त हो जाता है। तो साख पत्र एक व्यापारी अथवा बैंकर का एक लिखित प्रार्थना पत्र है जिसमें उसके द्वारा किसी निर्दिष्ट व्यक्ति को निश्चित राशि चुकाने अथवा उस राशि तक साख प्रदान करने का आग्रह किया जाता है। जनरली दोनों केसेस में बैंक होते हैं, बैंक आग्रह करता है, मतलब एक जो आयात करता है वो बैंक के पास जाएगा, किसी अपने देश के बैंक के पास, वो उसको एक साख पत्र कि मुझे साख पत्र जारी किया जाए, लेटर ऑफ क्रेडिट, और वो बैंक साख पत्र अगर उस एग्री हो जाता है, मतलब जो भी सारी शर्तें पूरी करता है, वो खुलवाने वाला साख पत्र जो चाहता है, और वो एक लिखित प्रार्थना पत्र देता है जिसमें वो निर्यातकर्ता, जहाँ पर निर्यात हो रहा है जिस देश में, उसके बैंक को ये आदेश देता है कि उस व्यक्ति को निर्यातकर्ता को भुगतान कर दिया जाए माल के संबंधित, माल प्राप्त होने पर, या माल के अगर डॉक्यूमेंट से प्राप्त हो जाते हैं तो वो प्राप्त होने पर। और फिर वो बैंक क्या करता है, वो दूसरा बैंक जो है निर्यातकर्ता वाले देश में जो बैंक है निर्यातकर्ता को भुगतान कर देता है, और इधर जैसे ही उस कागज़ आते हैं आयात करता है जिसने माल खरीदा है, वो कागज़ और माल बैंक उसकी सपोर्ट कर देता है और आयात करता है उसका भुगतान बैंक को कर देता है। ठीक है, मतलब आग्रह करने वाले बैंक को कर देता है जिसने लेटर ऑफ क्रेडिट लिखा है। तो साख पत्र एक व्यापारी अथवा बैंकर का लिखित प्रमाण पत्र है जिसमें उसके द्वारा किसी तीसरे निर्दिष्ट व्यक्ति को निश्चित राशि चुकाने, तीसरा व्यक्ति कौन है इसमें, निर्यात करता, अतः उस राशि तक साख प्रदान करने का आग्रह किया जाता है। कई बार उसको बिल ऑफ एक्सचेंज दिए थे जिसका भुगतान 2-3 महीने बाद किया जाता है, तथा वादा किया जाता है कि इस पद के अधीन चुकाई गई राशि का भुगतान वह कर देगा। कौन कर देगा, आयातकर्ता बैंक को कर देगा, अथवा उस राशि के बिलों को वो स्वीकृति प्रदान करेगा। ठीक है, तो इसमें 4 तरह से, इसमें अगर हम देखें तो इसकी विशेषताएं ये है कि साख पत्र एक लिखित आग्रह पत्र और प्रतिज्ञा पत्र है। आग्रह के रूप में साख पत्र में बैंकर अथवा व्यापारी किसी निर्दिष्ट तीसरे व्यक्ति को निश्चित राशि का भुगतान करने अथवा साख प्रदान करने की प्रार्थना करते हैं। प्रतिज्ञा के रूप में साख पत्र निर्गमनकर्ता साख पत्र के अधीन प्रदत्त भुगतान या स्वीकृत भुगतान को चुकाने अथवा उस राशि तुल्य बिलों को स्वीकार करने का वादा करता है। साख पत्र का निर्गमन बैंक अथवा व्यापारी बैंक को भी वित्तीय संस्था कर सकती है, किंतु व्यवहार में प्रायः बैंक ही इसका प्रयोग में करते हैं। यह जो है एक नोट नेगोशिएबल नहीं होता है, नोट नेगोशिएबल अहस्तांतरणीय प्रलेख होता है। साख पत्र के कई पक्षकार होते हैं, मतलब इसको आप ऐसे नहीं कि एंडोर्स कर सको आसानी से, जिसमें साख पत्र के लिए आवेदनकर्ता, निगमनकर्ता, आवेदनकर्ता इसमें कौन होगा, जिससे माल खरीदा, आयात करने वाला व्यक्ति, निर्गमनकर्ता जो बैंक ने जिसने आग्रह किया है, निर्यातकर्ता लाभकारी जिसको उसको मिला है, और निर्यात देश का सूचक, प्रेषक, एडवाइजरी बैंक आदि होते हैं। साख पत्र अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों की एक लोकप्रिय सुरक्षित विधि है, और साख पत्र जो होते हैं भुगतान करता है, भुगतान राशि का साख पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख होता है। साख पत्र के अधीन भुगतान लेने अथवा बिलों की स्वीकृति के माल के अधिकार संबंधी दस्तावेज की शर्त होना भी जरूरी होती है। ज़्यादातर ये
जो होती है, ये जो साख दी जाती है वो दस्तावेज जमा करने के बाद ही प्रदान की जाती है। इस तरह की जो साख को हम प्रलेखीय साख कहते हैं। डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट मतलब प्रलेख प्रस्तुत करने पर ही निर्यातकर्ता सारे डॉक्यूमेंट जमा कराने के पश्चात ही उसको पैसा मिलता है, उसको उसकी जो भी उसने माल का भुगतान प्राप्त होता है। और उसका साख पत्र का उद्देश्य, दो उद्देश्य हुए थे। एक तो विदेशों से माल आयात करने वाले को भुगतान सुविधा देने के लिए और विदेशी यात्रा पर जाने वाले को भुगतान सुविधा देने के लिए। ज़्यादातर इसका प्रयोग विदेशी उसमें किया जाता है। तो साख पत्र जो होते हैं, क्योंकि अविनिमय और अहस्तांतरीय प्रलेख होते हैं, यदि साख पत्र से उसका साख पत्र खो जाए अथवा चुरा लिया जाए तो उसका भुगतान अनाकृत व्यक्ति को हो जाए तो ऐसी अवस्था में भुगतानकर्ता लाभार्थी के विरुद्ध वाद विवाद प्रस्तुत नहीं कर सकता। ठीक है। और अगर बिल पर जाली हस्ताक्षर और ऐसे बिल का भुगतान बैंक द्वारा कर दिया जाता है तो ऐसे भुगतान के लिए बैंक के विरुद्ध भी वाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको नॉट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। साख पत्र में जैसे मैंने आपको बताया दो उद्देश्यों के लिए जारी किए जाते हैं। एक तो विदेश यात्रा पर जाने वाले व्यक्ति को भुगतान की सुविधा देने के लिए। इसमें कई तरह के साख पत्र होते हैं। गश्ती साख पत्र, गश्ती नोट, गश्ती चेक, यात्री चेक, ठीक है, उसको दे दिए जाते हैं, जिसमें बैंक विदेश में स्थित अपनी एक से अधिक शाखाओं तथा प्रतिनिधि को नाम जारी करता है गश्ती में। और ऐसे साख पत्र से एक से अधिक बैंकों तथा शाखाओं के नाम लिखे जाते हैं, जिससे यात्रा पर जाने वाले व्यक्ति को भुगतान करने में सुविधा होती है। वो जहाँ जाता है उस एरिया में उस बैंक की शाखा से भुगतान प्राप्त कर सकता है। दूसरे जो साख पत्र होते हैं वो व्यापार में यूज़ होते हैं, व्यापारिक साख पत्र कहते हैं। ये इनका भुगतान विदेशी माल कर्ताओं को भुगतान सुविधा प्रदान करना। ठीक है, जो विदेशी माल आयात करते हैं, दूसरे देश से आयात करता होते हैं, उनको भुगतान सुविधा प्रदान करना कि उनको एक तरीके से उधार की सुविधा प्राप्त हो जाती है आयातकर्ता को, और वो दूसरे देशों से माल आयात कर सकते हैं। इसमें कई तरह के हैं, खंडनीय, अखंडनीय, परिष्कृत व अपरिष्कृत, दर्शनीय, सावधि, स्थायी, आवर्ती, खुली, प्रलेखनीय साख, प्रत्यक्ष, प्राक्रमण, संचयी व अनसंचयी, कई तरह के होते हैं। खंडनीय जैसे खंडनीय साख उसमें कहते हैं साख पर जारी करने वाला बैंक द्वारा लाभ प्राप्तकर्ता को सूचित बिना किए हुए किसी भी समय उसको वो रद्द कर सकता है। अखंडनीय में जितने भी इसकी पार्टीज है, जो हमने पहले 4 पार्टीज बताई हैं, जो उसकी पक्ष होते हैं, सबकी राय लेनी पड़ती है। परिष्कृत में जो बैंक खोलने वाला बैंक है, निर्यातकर्ता देश में अभिकर्ता की साख की पुष्टि करने का निर्देश देता है। ठीक है, कि वो की आदेश देता है कि वो उसको भुगतान कर देगा, गारंटी देता है कि ऐसे साख को वो पुष्टिकृत साख कहते हैं। और इसके विपरीत अभिकर्ता बैंक से भुगतान की गारंटी नहीं ली जाती तो इसे पुष्टि के बिना ही साख पत्र को लाभ प्राप्तकर्ता को भेज देता है, तो ऐसी साख को अपुष्टिकृत साख कहते हैं। दर्शनीय या सावधि साख, दर्शनीय साख में भुगतानकर्ता बैंक को मांगने पर तुरंत कर देता है, और सावधि में एक निश्चित अवधि के बाद किया जाता है, जैसे 1 महीने या 2 महीने बाद, जब आयातकर्ता को माल प्राप्त हो जाता है। आवर्ती साख में समाप्त हो जाती है, स्थायी में तो, और आवर्ती में अगर वो भुगतान कर दिया जाए तो साख समाप्त हो जाएगी। 6 महीने की अवधि समाप्त होने पर साख भी समाप्त हो जाती है। लेकिन आवर्ती में वो सर्कुलेट होती रहती है, मतलब एक निर्धारित समय में एक निश्चित राशि तक की अनेक सुविधा मिल जाती है, और दिन किसी राशि निकालने के बाद भी साख समाप्त नहीं होती, वरना पूरा मूल राशि में लौट जाती है। ठीक है, तो सर्कुलेट वही चलता रहता है बार। अगर आपने 30,000 का बिल लिखा है, 1 करोड़ की, अगर 1 लाख की साख बिल है और 30,000 ही उसमें बिल की स्वीकृति के बाद 17,000 पाउंड आएगी, तो अब इस बिल की राशि का भुगतान आयकर्ता द्वारा हो जाता है, तो साख पत्र को पुनः बढ़ाकर 1 लाख पाउंड कर दिया जाएगा। खुली साख में कोई प्रलेख नहीं लगाने पड़ते, डॉक्यूमेंट्स, इसका प्रयोग बहुत कम किया जाता है। और प्रलेखीय साख प्राप्त करने के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने के बाद ही निर्यातकर्ता को पैसे प्राप्त होते हैं, भुगतान प्राप्त होता है। जो मुख्य डॉक्यूमेंट जो लगाने पड़ते हैं उसमें जैसे जहाजी बिल जिसके द्वारा माल भेजा गया है, उसके द्वारा बीजक इनवॉइस जिसमें सारे माल के मूल्य सबका मूल्य क्या है, उसकी किस्म, प्रति इकाई मूल्य, कुल मूल्य सबका उल्लेख होता है। बीमा प्रलेख, कई बार बीमा भी कराना पड़ता है सामुदायिक माल को जोखिम से बचाने के लिए। लेटर ऑफ हाइपोथिकेशन ये कंपलसरी नहीं होता, लेकिन इसमें कई बार बैंक को माल का भुगतान न मिलने पर बैंक की बिक्री पर अधिकार होता है, वो तब तक अपने पास उसको रखता है जब तक कि आयातकर्ता उसका भुगतान उसको बैंक को ना कर दे। और अदर डॉक्यूमेंट्स कई बार लगाने पड़ सकते हैं अगर उसमें शर्तों में मेंशन है, जैसे कि उद्गम का प्रमाण पत्र की माल
की छूट प्राप्त करने के लिए आयातकर्ता द्वारा मांगा जाता है, अगर उसके देश उसको उसकी छूट दे रहा है कि विशेष देश से खरीदा गया है। वाणिज्य बीजक, जब किसी देश पर वाणिज्य दूत को ये बिल दिया जाता है ताकि इससे जो टैक्स वैक्स है उसकी वसूली में सुविधा रहती है। किस्म का प्रमाण पत्र की क्वालिटी के अकॉर्डिंग माल है, बाहर का प्रमाण पत्र और रेलवे रसीद, अगर रेलवे के द्वारा माल भेजा गया है तो आदि कई प्रलेख लगाने पड़ते हैं। तो मुख्य रूप से जो प्रलेख जरूरी है वो जहाजी बिल, बीना प्रलेख, बीमा का प्रलेख और बीजक, ये लगाए जाते हैं प्रलेखीय साख में। प्रत्यक्ष एवं प्राक्कमणीय साख, प्रत्यक्ष साख में सीधी विक्रेता के देश में उसी को मुद्रा में ली जाती है, जबकि प्राक्कमण साख नेगोशिएशन क्रेडिट में उस साख में जिसमें खोलने वाला बैंक अपने विदेश स्थित अभिनेता बैंक को निर्देश देता है कि वे लाभार्थी के बिलों को प्राक्कमण कर दे, वो केवल नेगोशिएट कर दे। इसके अंदर आयातकर्ता पर लिखे जाते हैं, ना कि साख खोलने वाले बैंक पर लिखे जाते हैं। बिल जो होते हैं आयातकर्ता पर लिखे जाते हैं और आयातकर्ता उनका, अतः खोलने वाले बैंक का बिल संबंधी कोई दायित्व नहीं होता है। ये बैंक तो केवल विश्वास बंधाता है कि उसको कि कर दिया जाए। संचयी और असंचयी मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो इस तरह से कई बिलों का वो किया जाता है। नेक्स्ट है साख पत्र के लाभ। तो साख पत्र के लाभ, कई लाभ है। साख पत्र का प्रयोग विशेषकर, जैसे मैंने आपको बताया, अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक सौदों को भुगताने के लिए सबकी सर्वाधिक लोकप्रिय विधि है, सुरक्षित और प्रचलित विधि है। इसमें आयातकर्ता निर्यातकर्ता दोनों को लाभ होते हैं और बैंकों का भी विकास होता है, उनकी शाखाओं का विस्तार होता है और एक देश के दूसरे देशों अंतर्राष्ट्रीय बैंकों में आपस में संबंध जो होते हैं, संबंध बनते हैं और उसमें संबंधों में विश्वसनीयता भी पैदा होती है। आयातकर्ता को लाभ ये होता है, शर्तों के अनुसार उधार खरीद सकता है माल, समय पर माल प्राप्ति का विश्वास हो जाता है, मित्रतापूर्ण है क्योंकि उससे अपेक्षा इसमें कम झंझट होते हैं, अनुकूल मूल्य उधार शर्तों का लाभ मिल जाता है उसको, और मध्यस्थ व्यापारियों को उधार खरीद में अल्पकालीन वित्त की व्यवस्था मिल जाती है। निर्यातकर्ता को भी माल बेचने में आसानी रहती है, उसके भुगतान की सुरक्षा रहती है। बैंक उसके जो बैंक जिसके नाम जो बैंक वो करता है, साख पत्र लिखता है, उसका भुगतान कर देता है। विनिमय नियंत्रण की अवस्था में हस्तांतरण जोखिम में कमी होती है। अगर विनिमय नियंत्रण भी अगर व्यवस्था सरकार लागू करती है तो उसमें जो पहले से लिखे पुराने से होते हैं उस पर सरकार किसी प्रकार की अड़चन नहीं पैदा करती। साख पत्र के आधार पर अन्य ऋण व साख प्राप्ति आसानी से हो जाती है। भुगतान की निश्चितता होती है कि निर्यातकर्ता को विश्वास हो जाता है कि साख की अंतिम तिथि पूर्व से भुगतान प्राप्त हो जाएगा और इससे बैंक के व्यवसायों में भी वृद्धि होती है। बैंक परस्पर सहयोग संभावना से कार्य करते हैं और विनिमय सौदों में वृद्धि होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि साख पत्रों के कारण बैंक को कई प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। आयातकर्ता निर्यातकर्ताओं को लाभ प्राप्त होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों में साख पत्र काफ़ी लोकप्रिय है। यह है भुगतान का एक सस्ता और सुरक्षात्मक ढंग है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि और विकास का मार्ग प्रशस्त करता है, क्योंकि कैश माल खरीदना या बेचना संभव नहीं हो पाता, तो उसमें साख प्रमाण पत्रों के द्वारा व्यापारिक सौदे उनका निपटारा किया जाता है।